हेलो एवरीवन। अक्सर हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमें प्लान ए के साथ जाना चाहिए या फिर प्लान बी के साथ जाना चाहिए। ए के साथ जाएंगे तो क्या इनकम टैक्स के बेनिफिट्स हैं, बी के साथ जाएंगे तो क्या हमें इसमें डिडक्शंस मिलने वाली हैं। तो इसी तरीके के एक इन्वेस्टमेंट प्लान्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो है आपका पीपीएफ वर्सेस एनपीएस। पीपीएफ एंड एनपीएस दोनों ही इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत अच्छे हैं, बट इसमें हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि जो असेसी है, टैक्स पेयर है, वो दोनों में इन्वेस्ट ना करके वो हमेशा ये ढूंढता है कि दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है मेरे लिए जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं। तो इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको ये इजी रहेगा डिसीजन लेना कि किसके साथ आपको किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर मैं पीपीएफ और एनपीएस की ब्रॉडर टर्म की बात करूं तो सबको पता है कि दोनों ही हमारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। पीपीएफ में आपका जो फंड इन्वेस्ट होता है वो 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट होता है। 50 सेम एज अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस आपका एक पेंशन सिस्टम है। एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 60 ईयर्स आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको आप एज अ पेंशन हर साल हर महीने आपको वो जो है एज अ पेंशन रिसीव होता है अमाउंट। तो ये जो है ये पेंशन प्लान है। दोनों को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो दोनों की ही डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी कि आपको पीपीएफ के साथ जाना चाहिए या फिर एनपीएस के साथ जाना चाहिए। सबसे पहला जो हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे वो है एलिजिबिलिटी, कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है पीपीएफ में और कौन कर सकता है एनपीएस में। पीपीएफ की अगर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स जो है पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एनआरआई हैं तो आप पीपीएफ का ऑप्शन ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले से पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है, बाद में आप इंडिया से बाहर शिफ्ट हो गए हैं, अब आपका स्टेटस एनआरआई है, तो अब आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर आपका कोई हार्म नहीं है, वो आपकी एज इट इज चलती रहेगी। बट आप फर्दर इन्वेस्टमेंट एज अ एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में नहीं कर सकते। सेम एज अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 18 ईयर्स से अबव हैं आप और 65 ईयर्स तक आप इस अकाउंट में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आपका स्टेटस इंडियन हो या फिर एनआरआई हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो पीपीएफ का जो अकाउंट होता है वो भी आपका ईयरली 500 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम आपको 500 रुपीज इन्वेस्ट करने होते हैं पीपीएफ में। सेम एज एनपीएफ में भी आपको मिनिमम 500 से कम इन्वेस्ट करने के बारे में आप नहीं सोच सकते। 500 आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने हैं और 500 से आपका ये अकाउंट जो है शुरू हो जाएगा। पीपीएफ की अगर मैं मैक्सिमम लिमिट की बात करूं तो एक लिमिट डिपार्टमेंट ने सेट कर रखी है कि आप 1.5 लाख पर एनम से ज्यादा जो है पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और इतना ही हमें जो है एटीसी की डिडक्शन में अलाउ भी होता है अगर मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करती हूँ तो। जबकि वहीं अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन की बाउंडेशन नहीं है। आपको जितना इन्वेस्ट करना है आप एनपीएस में खुले दिल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं दी गई है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलेगा, पीपीएफ में देखिए इस बार की अगर मैं बात करूं अप्रैल से जून क्वार्टर तक की, अप्रैल से जून 25 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रेट फिक्स किया गया है वो 7.1% है। हाँ, ये क्वार्टरली रेट आपका चेंज होता रहता है, बट ये 7 से 7.5 के बीच में आपका वेरी करता रहेगा। अगर वहीं मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस का मतलब एक बार एक तरीके से होता है, ये आपका मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होती है। आप जो एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये मान के चलिए कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आपने जिस शेयर्स में या डेब्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू रहने वाली है ये अनप्रिडिक्टेबल है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान अपने लिए चूज किया है। क्या आपने मॉडरेट प्लान यूज किया है, एक्टिव प्लान यूज किया है, या ऑटो चॉइस प्लान यूज किया है। क्योंकि एनपीएस की अगर आप मेरे डिटेल वीडियो चेक करेंगे तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि एनपीएस में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट। अगर आप टायर 1 में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से प्लान में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल अपना रिस्क फ्री लेके चलने चाहते हैं अपने आप को, तो आपको ज्यादा से ज्यादा डेब्ट इक्विटी फंड में डालना है। अगर आपको ये है कि आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, आप रिस्क भी ज्यादा लेने को तैयार है, तो आपको इक्विटी फंड्स में डालना है। मॉडरेट प्लान भी इसमें अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपने आज इन्वेस्टमेंट करी है फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू रहने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है रिटर्न रहेगा। एनपीएस में कोई फिक्स रिटर्न नहीं रहता है, इसमें मार्केट बेस्ड आपके रिटर्न होते हैं। आपको एवरेज 10% की रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लॉक इन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो पीपीएफ का जो लॉक इन है वो है आपका 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तक आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना जरूरी है। ऑल्दो आप 6 ईयर के बाद जो है इसमें जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपका कोई रीजन है तो। 15 ईयर्स तो आपका लॉक इन रहेगा ही। 15 ईयर्स बाद तो आप इसको ऑटो विड्रॉ कर ही पाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि 15 ईयर्स के बाद भी आपको इसको कंटिन्यू करना है तो 5 ईयर्स के इसमें ब्लॉक बनाए गए हैं। आप 5 ईयर्स के ब्लॉक जो
जो है इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर 5 ईयर्स के लिए आप रखना चाहते हैं या उसके फर्दर 5 ईयर्स के लिए रखना चाहते हैं, जिसकी जो बाउंडेशन है इसमें किसी भी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कभी तक भी पीपीएफ में फर्दर अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो वहां पर 60 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है कि 60 ईयर्स के बाद जो है आपका ये जो एनपीएस का अकाउंट है ये कन्वर्ट हो जाता है पेंशन प्लान में और वहां से आपको पेंशन रिसीव होने लगती हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 6 ईयर्स के बाद आप पीपीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 50% तक अपनी इन्वेस्टमेंट के आप पीपीएफ का अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे। और वहीं अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो 3 ईयर्स बाद ही आप विड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कितना? 25% ऑफ योर ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका 25% तक आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 विड्रॉल्स अलाउ होते हैं, आप 3 बार ही विड्रॉ जो है यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके जो विड्रॉ है वो अलाउ होंगे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए कि आपको कोई इमरजेंसी है तब आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। और फुली विड्रॉ आपका होगा टायर 2 अकाउंट का। मैंने अभी बताया एनपीएस में 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। जो आपका टैक्स रिलेटेड अकाउंट होता है जिसमें सारे टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो है आपका टायर 1 अकाउंट। अगर आप टायर 1 में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, टायर 1 से आपका विड्रॉ होता है तब भी आपका टैक्स बेनिफिट रहता है। वहीं अगर मैं टायर 2 की बात करूं तो टायर 2 आपका नॉर्मल अकाउंट की तरह चलता है। टायर 2 पे किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, कितना भी डालिए कितना भी निकालिए कभी भी निकालिए, प्रॉपर लिक्विडिटी उसमें बनी रहती है। नॉर्मल आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह आपका टायर 2 अकाउंट चलता है। टायर 2 अकाउंट में डालने से आपको कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं होता और विड्रॉल से भी आपको कोई ऐसा नहीं है कि टैक्स एग्जम्पशन आपको उसमें मिलने वाली है। टैक्स आप टैक्सेबल रहेगा जब आप उसको विड्रॉ करेंगे। तो टायर 1 आपका टैक्सेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टायर 2 का अकाउंट आप फुली विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि टायर 1 के अकाउंट की लिमिटेशन है कि आप 3 ईयर्स बाद पार्टली विड्रॉ करा सकते हैं 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। सेम एज आप इसमें 3 बार विड्रॉल करा सकते हैं, 3 बार से ज्यादा आपका ये पार्शियल विड्रॉल इसमें अलाउ नहीं होता। और 60 ईयर्स बाद तो आप इसको विड्रॉ करा ही सकते हैं, बट वो भी आप इसको 100% विड्रॉ नहीं करा पाएंगे। कितना विड्रॉ करा पाएंगे वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। विड्रॉल पीपीएफ में आपका फुल विड्रॉल हो सकता है 15 ईयर्स के टेन्योर के बाद। जो एनपीएस है, एनपीएस में 60% आप विड्रॉ करा सकते हैं लमसम में, एक साथ आप अपना पैसा निकाल सकते हैं 60 ईयर्स एज के बाद। लेकिन जो 40% उसका अमाउंट है उसको आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपने एन्युटी प्लान में, जिसके अकॉर्डिंग आपको मंथली पेंशन रिसीव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिस्टर ए का 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है एनपीएस में, तो 60 ईयर्स की एज के बाद 6 लाख रुपीस तो मिस्टर ए को उसी वक्त लमसम में मिल जाएंगे। 4 लाख रुपीस की मिस्टर ए को कन्वर्ट करानी पड़ेगी एन्युटी प्लान, वहां से हर महीने मिस्टर ए को पेंशन मिलेगी जो कि आपकी टैक्सेबल होगी। आगे जाके आपको बताऊंगी कि एनपीएस की टैक्सेबिलिटी क्या रहने वाली है आपके लिए। रिस्क की अगर बात करें तो पीपीएफ में कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है, इसीलिए सबका पसंदीदा इन्वेस्टमेंट प्लान ये माना जाता है। सब लोग बहुत पुराने जमाने से पीपीएफ में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं क्योंकि पैसा आपका बिल्कुल सिक्योर है। मंथली इंटरेस्ट आपको 7.5% के आसपास मिलता रहेगा। मैच्योरिटी पर 15 साल के बाद आपको अपना पूरा पैसा मिल जाएगा जिसपे किसी भी तरीके का कोई आपको टैक्स नहीं देना है। तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, रिटर्न भी आपका कंफर्म है, इसलिए इसको हम सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वहीं अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस जो है रिस्की है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान सेलेक्ट किया है। टायर 1 अकाउंट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो डिफरेंट प्लान आपको मिलते हैं। अगर आप रिस्क को उठा रहे हैं, रिस्क टेकिंग प्लान आपने यूज किया है हायर रिटर्न के लिए, तो वहां थोड़ा आपको रिस्क फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने मॉडरेट प्लान यूज किया है, एक्टिव प्लान यूज किया है, 50-50 वाला जो प्लान होता है आपका कि 50% मेरा इक्विटी में जाए, 50% मेरा डैप में जाए, तो वहां आपका रिस्क है बट बहुत ज्यादा आपको रिस्क फेस नहीं करना पड़ता। एक और बात अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो यहाँ पर आपका जो है एनपीएस के केस में आपके लिए जो है एक्सपर्ट्स बिठाए गए हैं जो आपके फंड को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको रिटर्न, कंफर्म रिटर्न आपको मिले, किसी भी तरीके का रिस्क जो है आपको फेस ना करना पड़े। सेम एज पीपीएफ में ऐसे कोई एक्सपर्ट्स की नॉलेज की या फिर एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉपरली आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। आपका पैसा कहीं मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि एनपीएस में आपका जो रिटर्न है वो पूरा मार्केट बेस्ड इन रिटर्न है। एक्सपर्ट्स नॉलेज की यहाँ पे जरूरत होती है, तो आपका जो फंड है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है फर्दर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिस्क रहेगा बट बहुत ज्यादा रिस्क आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पीपीएफ में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जबकि ईपीएफ में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। तो हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं ईपीएफ और पीपीएफ में। सो बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स।
पीपीएफ में कभी भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता आपका। ईपीएफ में, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वहां हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एनपीएस में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है 14% तक। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसमें देखने को मिलता है, जो कि आपका टैक्स फ्री भी होता है। वो कैसे, वो मैं अभी आगे जाके आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। एक्सटेंशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप पीपीएफ अकाउंट को 15 ईयर्स के बाद भी कैरी ऑन करना चाहते हो, उसको एक्सटेंड कराना चाहते हो, तो 5 ईयर्स का ब्लॉक आपको मिल जाता है। आप जितने मर्जी टाइम के लिए इसको एक्सटेंड कराना चाहो आप करा सकते हैं। एनपीएस में आपको 10 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है। लाइक 60 ईयर की एज के बाद अगर आप इसको विड्रॉ ना करके इसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप 10 साल के लिए करा सकते हैं, वो भी ओनली वन टाइम के लिए। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जिसके बेस पर आप जज कर सकते हैं कि आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है या फिर एनपीएस में इन्वेस्ट करना है। वो है आपका टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ की अगर मैं बात करूं तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एटीसी के अंदर आपको 1.5 लाख की जो रिबेट है वो अलाउ होती है पीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर। और ये जो रिबेट है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए ही अलाउ होती है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई डिडक्शन आपकी अलाउ ही नहीं होती। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, आपको ओल्ड में बेनिफिट होता है, तो वहां आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपको 1.5 लाख का यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है। वहीं अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पे डिडक्शन की एनपीएस में बात करूं तो एनपीएस अकाउंट में आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80C। आपका 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है एनपीएस में। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 बेनिफिट और देखने को मिलते हैं। एक होता है 80CCD 1B का, यहाँ पे आपको फर्दर 50,000 की रिबेट जो है अलाउ होती है। 80C के 1.5 लाख के अलावा आप 50,000 की फर्दर इन्वेस्टमेंट की जो रिबेट है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्स प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको 50,000 की और रिबेट यहाँ पे मिल रही है, जबकि पीपीएफ में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख की आपको रिबेट मिलती है। सेम एज अगर मैं इसकी रिटर्न्स की बात करूं तो पीपीएफ में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो आपका टोटली टैक्स फ्री रहता है, चाहे वो ड्यूरिंग द ईयर का हो या फिर आफ्टर मैच्योरिटी हो। आपको किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो एनपीएस में आपको कोई इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, जब आप फंड मैच्योर कराते हैं तो आपकी फंड की एप्रिसिएशन जरूर होती है, जो आपका मार्केट का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो पीरियड वाइज आपका जो अमाउंट है वो ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी में एग्जेम्पशन की बात करें तो पीपीएफ में जब आप फंड मैच्योर कराते हैं, चाहे आप 15 ईयर्स से पहले विड्रॉ कराएं, यानी कि मैच्योरिटी से पहले अगर आप विड्रॉ करा रहे हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल करा रहे हैं, या फिर मैच्योरिटी के बाद अगर आप विड्रॉ करा रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको टैक्स पे नहीं करना। इसीलिए जो पीपीएफ है उसको हम ट्रिपल-E भी कहते हैं कि एग्जेम्प्ट। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर भी कोई टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट के टाइम पर भी कोई टैक्स नहीं है, और विड्रॉल के टाइम पर भी कोई एक टैक्स नहीं है। जबकि एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो एनपीएस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि विड्रॉल के टाइम पर आपको 60% अमाउंट विड्रॉ आप करा सकते हैं और 40% को आपको एन्युटी पेंशन में कन्वर्ट कराना होता है। तो जो आप 60% लमसम अमाउंट निकाल रहे हैं उस पे तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। जो 40% आपने पेंशन में कन्वर्ट कराया है, जब आपको मंथली पेंशन मिलेगी तो उस मंथली पेंशन पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज अ पेंशनर। तो इसीलिए एनपीएस को एग्जेम्प्ट ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट का जो टैग है वो दिया गया है, क्योंकि विड्रॉल पे 60% पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, 40% पे आपको देना है, वो भी जो मंथली आपको पेंशन मिल रही है उस पे आपको देना है। और अगर मैं उसकी भी बात करूं तो उस पेंशन को अगर आप ऐड करेंगे तो जो पूरे साल की मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है वो ज्यादातर तो उससे कम ही बैठता है अमाउंट, या फिर 50,000 का आपको फर्दर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए आपको उस पर भी टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो ऑन एवरेज आपकी कम ही रहने वाली है। तो इसलिए इसको ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट का जो टैग है वो दिया गया है एनपीएस के केस में। एनपीएस का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी अलाउ होता है। एम्प्लॉयर इसमें 10 से 14% तक आपकी बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करता है, और 14% तक इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको एग्जेम्पशन अलाउ होती है अंडर सेक्शन 80CCD2। ये एक डिफरेंट सेक्शन है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। इस सेक्शन की जो खासियत है वो ये है कि ये सेक्शन का रिबेट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलता है। ये एक ऐसा डिडक्शन का सेक्शन है, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप चेक करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन जो 80CCD2 है एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी रिबेट अलाउ होती है। कितनी होती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 14%, अदरवाइज 10% तक आपको ये जो रिबेट है ये आपको मिल जाती है आपकी बेसिक सैलरी के 10 और 14% तक। तो इसीलिए जिन लोगों को अपना सीटीसी
को दोबारा से रीड्राफ्ट करने का मौका मिल रहा है और अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो एनपीएस के लिए जा सकते हैं, तो वो एनपीएस को ज़रूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि एनपीएस में जो भी आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न भरें, चाहे ओल्ड में मिले, दोनों में ही आपको उस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये था मेरा छोटा-सा कंपैरिज़न कि कौन-सा इन्वेस्टमेंट प्लान आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अगर अब मैं अपना व्यू अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ आपसे, तो अगर आपकी रिटायरमेंट नियर बाय है, तो आप पीपीएफ के लिए जाइए, क्योंकि वो आपके लिए सिक्योर ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है कि आपकी रिटायरमेंट को तो बहुत टाइम है, अभी तो जस्ट आपने जॉब करना स्टार्ट ही किया है, तो आप एनपीएस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एनपीएस आपका पूरा मार्केट बेस्ड रिटर्न है। फ्यूचर में मार्केट आपकी बढ़ने ही वाली है, तो अगर आप मार्केट एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा कंपैरिजन। इसको यूज करके आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हैं। इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस के लिए टैक्स स्मूथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।